नीट पेपर चोरी के खिलाफ जो है जंतर मंतर पर आंदोलन आज भी जारी है। आज आंदोलन का 21वां दिन है और भूख हड़ताल के 20वें दिन सोनम वांगचुक को जो है धरना स्थल से पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाया गया है। और वहीं जो है अभिजीत दीपके ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ राकेश मनचंदा जी जुड़े हुए हैं। वे बहुत ही प्रसिद्ध जो है कार्टूनिस्ट और चित्रों के माध्यम से, अपने व्यंग्यों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं और इस पूरे आंदोलन को जो है उनसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं। मेरा राकेश जी से पहला सवाल है, क्या ये इंसाफ था या आंदोलन को कुचलने की साजिश? नमस्कार सर। अम्बेडकर नामा के दर्शकों को और हमारे एंकर अमरचंद जी को मेरा सलाम, नमस्कार और सत जी श्री जी अकाल। नमस्कार। देखिए जी, आप आपने बहुत ही एक गहराई से जो कि जैमर लगे हुए हैं, इंफॉर्मेशन छन छन के आ रही है, संपूर्ण और साफ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन आपने गहराई से इस चीज को बताया है कि 7:30 बजे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय जो है उसमें अजीबोगरीब बातें क्या हो रही है। सबसे पहले तो प्लेन क्लोथ में पुलिस जो कि ह्यूमन राइट्स एजेंट्स है उसका आना ही एक शक पैदा करता है। वो जब आती है तो अपने आप को मेडिकल टीम घोषित करती है और मेडिकल टीम घोषित करने के साथ साथ वो जंतर मंतर पर धावा बोल देती है, सफेद चादरों का इस्तेमाल करके हर पोस्टर्स पे पर्दे डालना शुरू करती है और जबरदस्ती एम्बुलेंस में लेकर निकल जाती है। जबकि हाईकोर्ट का आदेश क्या था? हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ सुथरा था कि उनकी 24 आवर स्वास्थ्य देखभाल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हर दिन डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग के अंतर्गत जो था उनके जो सोनम वांगचुक और बाकी जो उनके युवा साथी थे, जो आधा दर्जन युवा साथी थे जो वो हड़ताल यानी अनशन पे बैठे हुए थे, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स का डायग्नोसिस होता था, ईसीजी होता था, ब्लड प्रेशर होता था, ब्लड शुगर होता था और उसका डिक्लेरेशन लगातार लगातार पब्लिक तक पहुंचाया जा रहा था। और हाईकोर्ट के आदेश का पालन जो था वो सरकार भी कर रही थी, पुलिस भी कर रही थी, आंदोलनकारी भी कर रहे थे। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आदेश दिया था, तो फिर प्लेन क्लोथ में बिना सूचना दिए सुबह सुबह चादरों में छिपाकर सबसे पहले फोन का पे जैम लगाकर, फोन जैमर लगाकर ये देखभाल हुई है, या ये देखभाल का दिखावा करके अपने आप को जो है वो जो पब्लिक के गुस्से से बचाने की एक साजिश हो रही है। तो अमर जी, मुझे तो लगता है कि सच ये है कि जो आंदोलन की आवाज है वो बहुत तेज हो चुकी थी, तो व्यवस्था जो थी वो कोर्ट के आदेश का ढोंग रचकर आंदोलनकारियों के की जज्बात को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ। देखिए, भारतीय इतिहास में अंग्रेज के जमाने में भी आपने देखा होगा कि भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स ने जब भूख हड़ताल करी थी जेल की, अंग्रेज जेलों की व्यवस्था के खिलाफ, तो उनको जबरदस्ती खाना और दूध पिलाया गया था। ये इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं। और फिर आपने 17-18 साल की एक जो भूख हड़ताल पे बैठी थी लेडी, जो नॉर्थ ईस्ट में, जिसका नाम इरोम शर्मिला है, उसको उसको भी स्वास्थ्य के नाम पर जबरदस्ती खाना खिलाया गया। फर्क सिर्फ इतना था, तब जो थी भारतीय मीडिया ने सवाल उठाए थे। आज लगातार सुबह 7:30 बजे से दरबारी मीडिया इस मुद्दे पर जो है वो चुप है और इसको ढकने की लगातार वो कोशिश की जा रही है। जी सर, दूसरे सवाल पर चलते हैं। मीडिया में और तमाम जगहों खबरों पे ये बार बार सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि भूख हड़ताल अब फैशनेबल एक परंपरा बन गई है। क्या कहते हैं? देखिए, भूख हड़ताल एक आखिरी हथियार होता है, इसको अनशन कहा जाता है।
देखिए, पहले एक बात मान लें कि हमारे समाज में जो है भूख से ज्यादा भूलने का फैशन चल रहा है। वो कैसे? हम्म, वो देखिए, वो जो 21 बच्चे जिन्होंने अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग कोनों में अपने अपने सपनों को देख करके एग्जामिनेशन की तैयारी की थी और उन्होंने आत्महत्या की थी, उनके नाम तक किसी को याद नहीं है। उनको परिवारों को कोई नहीं पूछ रहा है, ना गोदी मीडिया या दरबारी मीडिया उनके बारे में बातचीत कर रहा है। ये जो फैशन है, जो बेचारों को भुला देने का फैशन है, और नामी ग्रामियों पर आता है। चलिए, हम नामी ग्रामियों की बात करें तो सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छा नाम है, जिन्होंने 20-21 दिन तक जो है जो जो अ, अनशन जो त्यागा था, उससे उनका 9.5 किलो का वजन गिरा था। डॉक्टरों ने किडनी खराब होने की चेतावनी भी दे रहे थे, लेकिन लगातार डॉक्टर वहां बैठे रहे और उनको गो हेड की बात हुई थी, और ये कहा गया था कि 20 तारीख के मार्च तक वो डटे रहेंगे। और कॉलेज के 3 छात्र भी जो भूख हड़ताल पे गए थे, वो आरएमएल के आईसीयू में भर्ती हुए थे। तो अ, हम्म, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रश्न है, वो जो है वो व्यवस्था का प्रश्न है। जो फैशन है उससे कोई मरता नहीं है। फैशन मार हम्म, सकता है, लेकिन उससे कोई मरता नहीं है। तो अमीर लोग जो फैशन करते हैं, इंस्टाग्राम में डिटॉक्स फास्टिंग करते हैं, अपने स्वास्थ्य को, अपने योग को स्वस्थ रखने के लिए जो उपवास रखते हैं, वो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो ये स्टूडेंट जो थे, वो 21 स्टूडेंट थे। इसकी तस्वीर भी अलग अलग जगह पे लगी हुई थी। अब वो तस्वीर जिस दिन मैं गया था, उस दिन बारिश हो रही थी। वो तस्वीर मेरे पास साफ नहीं है। अगर आपके पास हो तो वो जरूर 21 बच्चों की तस्वीर दिखाएं जिन्होंने आत्महत्या की थी। ये स्टूडेंट इसलिए भूखे थे कि इनके पास में व्यवस्था के खिलाफ बोलने की कोई भाषा जो है वो भारतीय समाज ने इन्हें नहीं दी थी, क्योंकि भारतीय समाज जो है आज तानाशाही से पीड़ित है। अगर ये फैशन है, तो हम्म, सबसे महंगा फैशन जो है, जिसकी कीमत शारीरिक जान है, वो जो है वो आखिरी एक इस्तेमाल करने का तरीका है। और देखिए, जो भूख हड़ताल है, उपवास में एक टेक्निकल डिफरेंस है, जिसको हम्म, आपको, आपके दर्शकों को भी उसको समझना चाहिए। और ये जो भूख हड़ताल है, वो इंसाफ के लिए एक इंसान की आखिरी आखिरी एक चीख है, आखिरी चीख पुकार है, आखिरी प्रार्थना है। जी। तो क्या आपको लगता है कि इन भूख हड़ताल से क्या शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी या समस्या सुलझेगी? देखिए, फर्स्ट पहले तो हम ये जाने कि भूख हड़ताल जो है और फास्टिंग क्या है, और भूख हड़ताल क्या है, और और जो सड़क के आंदोलन है, उसमें समानता क्या है। समानता है कि इन हम्म, तीनों, ये तीनों ही आखिरी एक पड़ाव है, आखिरी हथियार है, जब व्यवस्था इंसाफ देने में पूरी तरीके से निकम्मी और नाकाम साबित हो जाती है। हम्म, तीनों ही जो क्रियाएं हैं, तीनों ही व्यवस्था में प्रोसेसेस हैं, उनका जो लक्ष्य है वो शासन को अहिंसात्मक तरीके से विवश करने का एक दबाव बनाने का तरीका है, कि न्याय उनको मिले और जीवन को बेहतर और सुख को संतुलित मौका मिलना चाहिए। जी। तो अब इसमें ये तो समानता होगी। अब अंतर क्या है? हम्म, देखिए, अंतर जो है, वो उपवास जो है वो अंदरूनी अनुशासन है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि का एक एक साधक है। भूख हड़ताल जो हम्म, है, जो अनशन है, वो सामूहिक दबाव का एक हथियार है, और जनता की पीड़ा को सत्ता के दरवाजे को खटखटाने का एक एक अहिंसात्मक माध्यम है। और जी। तीसरा जो है सड़क आंदोलन है, वो तत्काल दबाव बनाने का तरीका है। और देखिए, इसके साथ साथ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भारत का माहौल, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी मानसिकता जो है, उसकी जो विचार आ रहे हैं लोगों में,
140-150 करोड़ की जनसंख्या है आज हमारी, विश्व के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है हम। तो भारत हम्म जो है विचारों का एक कुंभ है। लेकिन मैं हम्म पिछली कई वीडियोस में आपके साथ बातचीत करते हुए ये भी तय हुआ था कि भारत में 100 रुपए में R&D जो है वो सबसे कमजोर है। 100 रुपए में सिर्फ 65 पैसे ही लगाए जाते हैं। इससे लोगों के पास में जो है वो अंधी बहरी व्यवस्था, जो जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े महल है और एक तरफ झोपड़पट्टी है, उस पर दबाव डालने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये गैर बराबरी का समाज जो है उसमें अंतर बढ़ता जा रहा है। अब जी इसका 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 मेडिकल एस्पेक्ट देखिएगा। देखिए, जो भारत देश है वो में सरकार इतनी डरी हुई है, उन्होंने सर डार्विन थ्योरी को ही जो है स्कूल से गायब कर दिया है। सर डार्विन हम्म थ्योरी जो है उसके सिद्धांत के अनुसार जो है हर शरीर का एक अलग अलग उसका तौर तरीका है, उसकी सहनशीलता है। हर शरीर को अलग देखभाल चाहिए। यानी हम्म सब लोग जो है वो 80 दिन भूखे नहीं रह सकते। प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा की शुद्धता को लेकर 113 दिन तक, आपको याद होगा, आपने कवर भी किया था, जी 113 दिन का उपवास किया था और वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। और हम्म मतलब उनके बॉडी ने 113 दिन के उपवास को बैलेंस किया था। भगत सिंह उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल करी और वो जिंदा रहे। गांधी जी लगातार उन्हें उपवास करते रहे। ब्रिटिश जेलों में 17, 18, 20, 25 बार उन्होंने उपवास किए। लेकिन उनका उपवास ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं था। उनका, महात्मा गांधी का जो उपवास था वो स्वयं को काम रखने का, स्वयं को संतुलित रखने का और अपनी टीम को एकजुट रखने का एक एक उन्होंने एक तरीका चुना था। और वो लगातार उस पे कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े नेचुरोपैथ भी थे। सो अ, इसके साथ साथ हमें और आपके दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि जो एक कहावत है वो इंसान के बारे में है, जिसमें कोई देश, कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान जो है 180 सेकेंड तक बिना हवा, बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। 80 दिन तक बिना खाना खाए रह सकता है। हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे हमारे साधु संतों ने जो ये ये एक कुंभ व्यवस्था का देश है, उन्होंने पास्ट में ये कर दिखाया है। और कहते हैं गौतम बुद्ध ने भी जो है जब उनको लगा कि भाई सत्य की खोज करनी है, और वो बहुत ही राजसी परिवार से आए थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने शरीर को कष्ट दूं, मैं उसको उपवास में रखूं, मैं ये भी महसूस करूं कि गरीब कैसा महसूस करते हैं। लेकिन उपवास करते 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 उनको महसूस हुआ, गौतम बुद्ध को, कि उपवास करने से कुछ होने वाला नहीं है। मगर ये ये अलग अलग मानव के अलग अलग शरीर के बनावट पर भी उपवास का जो इम्पैक्ट है उस पर भी निर्भर करता है। तो मेरा ये सर समझ के है ये कि भूख हड़ताल में जो है वो 20-25 दिन बाद, किसी के 2 महीने बाद जो यूरिक एसिड है वो अत्यधिक रिलीज होता है। क्योंकि जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो यूरिक एसिड रिलीज होगा। यूरिक एसिड रिलीज होने का क्या मतलब है? यूरिक एसिड रिलीज होने का ये मतलब है कि भाई तुम अपने शरीर में कुछ अन्न का इनटेक नहीं ले रहे हो, तो आपकी मांसपेशियों को ही मैं खाना शुरू कर दूं शरीर की, कि ये चाहत होती है। इसलिए जी भूख हड़ताल सर, खतरनाक इन्हीं सुविधा बातों होता को है। कंटिन्यू करते हैं। तो क्या इन सब भूख हड़ताल से क्या व्यवस्था बदलेगी, परीक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? देखिए, एक भूख हड़ताल या कई भूख हड़तालों से जो है पूरी व्यवस्था नहीं बदल सकती। मुझे याद है कि हम जब बच्चे थे और हमारा एग्जाम होता था तो हमारी जो चिट्टी पिट्टी घूम रहती थी और हमें भूख ही नहीं लगती थी, क्योंकि हम्म भूख में ज्यादा खा लेते थे तो नींद भी आती थी। तो भूख हड़ताल पूरी व्यवस्था कभी नहीं बदल सकती, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। मगर बताओ और क्या तरीका है जो है अंधे बहरों की सरकार को सुनाने का। देखिए, इस देश में
मंदिर के दान पात्र की तरह जो है पेपर भी लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट भी पीड़ित हम्म। है। जो बरसात से लीकेज हो रही है, गड्ढे सड़कें सब लीक हो रहे हैं। मंत्री बातचीत करने को राजी नहीं है। ये हड़ताल समाधान नहीं, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ये एक इंडिकेटर है कि ये बीमार व्यवस्था का एक लक्षण है। जब बुखार का पारा जो होता है अमर जी 105 तक पहुंच जाता है, तो आप थर्मामीटर नहीं बदलते, आपको थर्मामीटर नहीं बदलना है, आपको दवा बदलनी है। यानी हड़ताल वही हम्म। बुखार है जो बता रहा है कि व्यवस्था पूरी तरीके से आईसीयू में बीमार हो चुकी है। बीमारी को ठीक करो, थर्मामीटर मत बदलो। और हम्म। लोगों को, जो जहां पर डॉक्टर्स की टीम आकर के उपचार देख रही थी, उसको बंद करने की जगह आप उठा करके ही उनको आईसीयू में ले गए, तो आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये समझ बनती है। जी सर, वहां पर अगर जंतर मंतर पर आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कि मिडिल क्लास लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, अब मिडिल क्लास लोग किसी तरीके से फीस मैनेज कर रहे हैं। आप अमर जी बहुत अच्छे से जानते हैं, लाखों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वो अब अगर एकलव्य भी होता है इस जमाने में, और वो भी मूर्ति बना करके जो है वो शिक्षा दीक्षा ले रहा होता युद्ध की और धनुष चलाने की, वो भी आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो मिडल की है, वो बीच की क्लास है, वो सैंडविच क्लास है। वो सरकारी योजनाओं के लिए तो बहुत अमीर है, लेकिन जो अमीर की इलीट की सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही बहुत गरीब है। इसलिए उस पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर भी टैक्स और उम्मीद की बोझ इन्हीं पर है। और जो हम्म। गरीब क्लास है उसको क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप भी गए थे, तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स जो है वो शिक्षा पद्धति पे आए हैं जिनके एग्जामिनेशन होने हैं। एग्जामिनेशन हम्म। किनके हो रहे हैं? नीट के हैं, मेडिकल के हैं, सीए के हैं, आपके इंजीनियरिंग के हैं, आपका और जो कैटेगरीज हैं, सरकारी कैटेगरीज हैं, कई 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 जो एग्जामिनेशन तरीके हैं, उनको तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हम्म। सरकारों में मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी को भर्ती किया जा रहा है। जिसको भी फौज में भर्ती किया जाता है उसको भी अग्निवीर कहा जा रहा है। तो गरीब जो है वो जीवित रह पाए, यही यही इसी इसी उसकी एकजुटता में जद्दोजहद के लिए ये। वहां पहुंच रहा है सर। हाँ हाँ। यही कह और रहे कुल मिलाकर। अमीर जो है मौज मस्ती में है, जो दोनों की कीमत है। और जो नीट के, जी के, यूपीएससी के कोचिंग में लोग अपनी अपनी जमीनें, अपना अपना परिवार बेच देते हैं, वो वे वही लोग हैं जो थोड़ा बहुत जो है वो ताकत से अपनी आवाज उठा पाते हैं। इस प्रश्न को अगर आपने किसानों में उठाया होता तो आपको मालूम पड़ता कि जो सबसे मजबूत जो स्टेट्स हैं, जहाँ पे 25,000 पर मंथ की जो है इनकम है, पंजाब और हरियाणा के किसानों की, वहां से जो आवाज निकल रही थी वो ही सबसे ज्यादा मजबूत होती थी। तो सबसे बड़ी बात है हम्म। कि आज जो है शिक्षा नीति पूरी तरीके से उसका निजीकरण हो चुका है, वो निजीकरण का शिकार हो चुकी है। लाखों स्कूल जो है बंद हो रहे हैं। जो लगातार पढ़ाई की जो कीमत थी, वो लगातार जो है 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, एक मामूली बच्चे की, मतलब एक क्लर्क बनने के लिए, सरकारी नौकरी देखने के लिए जो है 12-15 लाख तो उसको बच्चों को चाहिए चाहिए होता है उस परिवार को। तो नतीजा जो है कि गरीब जो है अपने बच्चों को ये चाह रहा है कि वो छोटी छोटी सेवाओं में अनुभव के लिए उसको धकेल रहा है। भाई दुकान खोल लो, मैकेनिक बन जाओ, जो है पंचर लगा लो, परिवार की रेहड़ी संभाल लो। पढ़ाई पढ़ाई का सपना अब सिर्फ मिडिल क्लास और अमीरों का ही सपना रह गया है। यही सबसे बड़ा संकट है अमर जी। शिक्षा अब अधिकार नहीं, अब एक विलासिता का एक जेवर बन चुकी है। और जब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता तो फिर आवाज ही कौन उठाएगा? इसलिए आपको जंतर मंतर पर हमको सिर्फ मिडिल क्लास ही दिखता है, क्योंकि गरीब तो जीवित रहने की अपनी रोजमर्रा की जंग में वो लगा पड़ा है, और अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी, अन्ना आंदोलन को और इनके अभी सोनम वांगचुक जी के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? दोनों में क्या कंपेयर करते हैं? देखिए, अन्ना आंदोलन जो था वो 13 दिन तक चला था। आपको याद होगा, 15 आज से 15 साल पहले 2011 हम्म। में था ना। और जी जी। ये अन्ना आंदोलन जो था वो हड़ताल और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। लेकिन सरकार जो थी, मीडिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था। मीडिया जो है वो जनता के साथ था। और सरकार जो है हर 5वें दिन पे अपने नुमाइंदे भेज करके बातचीत करती थी। अभी 20 दिन तक जो था, हम ये देख रहे थे कि शिक्षा मंत्री के कानों में कोई जू नहीं रह गई है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में मेलोडी बांट रहे हैं। और जो है उस पे कोई राय मशवरा विमर्श नहीं हो रहा है। जो वांगचुक साहब थे उनको जो है जो जो अन्ना जी थे उनको तो हर 5वें दिन विमर्श सुनाई दे रहा था। और लेकिन वांगचुक जी को जो है वो बहरापन ही सुनाई दे रहा था। यही फर्क है 211 और 226 में। सरकार ने किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट दिया है कि भूखे को सुनने के लिए भूख को खत्म करने का इंतजार किया जा रहा है। जो है पुलिस वालों को प्लेन जो है प्लेन क्लोथ्स में भेजा गया। उसमें ऐलान किया कि मैं मेडिकल टीम हूँ। और फिर उन्होंने कब्जा करके आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश करी है। तो इसके पीछे ये भी जरूरी है कहना कि देखिए, इसके पीछे जो है अन्ना आंदोलन के पीछे जो आरएसएस की मंशा थी, उन लोगों की मंशा जो थी वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई थी। आरएसएस की मंशा क्या है? आरएसएस की मंशा ये है कि वो अपने आप को समाज सेवा से जुड़े हुए बड़े ही दयावान और बड़े ही दयालु लोग जो है उसकी इमेज को बना करके चलते हैं। वह समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब 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 सत्ता पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद उनका शुरू होता है जिसकी लाठी उसका भैंस का खेल शुरू हो जाता है। तो ये 100 साल के इतिहास में आरएसएस बार बार यही दिखला रही है, यही साबित कर रही है। अब देखिए, सोनम वांगचुक की जो लड़ाई है, और 170 दिन में पीछे उनको बिना कारण के जेल में रखा गया, एक गर्म प्रदेश में जोधपुर की जेल में रखा गया। तो उसमें जो सोनम की लड़ाई में कोई छुपा एजेंडा नहीं था। लेकिन अन्ना जी की लड़ाई में कहा जाता है कि एक एजेंडा जो था वो छुपा हुआ था। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, मैं भी था। मैं विदेश से सारा काम छोड़कर लगातार रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे रहा। बस एक जो सीधी सादी मांग है वो सोनम वांगचुक की है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद करिए। पेपर लीक बंद करिए, देश को लीक करना बंद करिए। यही एक विनती जो है वो उनको अन्ना मूवमेंट के साथ में उसको डिफरेंशिएट करती सर, एआई का जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एआई पर डिपेंडेबिलिटी बढ़ रही है। एआई रोबोट न हड़ताल कर सकते हैं, न वो सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, न वो छुट्टी मांग सकते हैं। शिक्षा जगत में और तमाम जगत में, उद्योग क्रांति में भी एआई और रोबोट का प्रवेश को आप कैसे देखते हैं? है। जी जी, देखिए, अन्ना मूवमेंट पे आपने बात करी, फिर आपने बात करी कि भाई जो है इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। जो सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का मूवमेंट है जो आज सुबह 7:30 बजे तक चला, उनको कहाँ छुपाया गया है, कौन से अस्पताल में है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। और अब जो आने वाला समाज है, अपने आने वाला भविष्य है, उसके लिए आपने एक जोरदार अलर्ट भेजा है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है कि जो एआई रॉबर्ट्स है, जो लगातार चीन का एक शहर है, सैन डियागो और टेक्सास जो है अमेरिका का, वहां पे 4 करोड़ के खर्चा आता है। और जो टीचर है उसको रॉबर्ट के रूप में रखा जाता है। और उसको अपग्रेड किया जाता है, जिस तरीके से आपने मकलोलिया की यूनिवर्सिटी में चोरी का
वो देखा था, डॉग देखा था, उसको सिखाया जाता है उसी तरीके से उसको उसके मेंटेनेंस में, उसके अपग्रेड करने में, उसमें 4 करोड़ का पर मंथ का खर्चा आता है। अब ये जो टीचर है ना, ये छुट्टी मांगेगा ना, बहाना बनाएगा ना, ये भूख हड़ताल पे जाएगा, मगर इसमें दिल नहीं है, ये भावनाएं नहीं है, ये प्रेरित नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता, ये किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के लिए लड़ नहीं सकता। ये तो एक मशीन है, वही करेगा जो उसका, जो ताकतवर दमदार मालिक होगा वही चाहेगा। और जो मेरा विजन है वो एआई को हमें सहायक बनाना पड़ेगा, हमें उसके साथ में कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द एआई रॉबोट्स, क्योंकि जब मशीनें पढ़ाती हैं तो स्टूडेंट्स को जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत बहुत ज्यादा रेनबो वैरायटीज में मिलते हैं, लेकिन जब इंसान पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स जो है वो महसूस करता है, उसके स्टूडेंट को मायने समझ आते हैं, उसको जज्बात जो है, जो हम हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ करके जो है अलग 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 अनुभव को ग्रहण क्यों कर रहे हैं, ये जज्बात उसको समझ आते हैं। और जो स्टूडेंट आज जंतर मंतर पर भूखे बैठे थे और जिन्हें आज सुबह जबरन उठा लिया गया सोनम वांगचुक के साथ, वो सरकार को क्या सबक सिखा रहे थे जो कोई एआई नहीं सिखा पाएगा, जो कि कुछ चीजें जान देने लायक होती हैं, लेकिन जो है मशीन इसको कैसे रिप्लेस करेगी। वहां पर जो है चीन कक्षा 3 से बच्चों को एआई का मालिक बनाकर संचालन करना सिखा रहा है, और यहाँ पर हम अपने जो टैक्स पेयर्स हैं, हम मालिक हैं अपने चौकीदारों के संचालन और डिक्टेटरशिप में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि एआई चाहे कितनी भी स्मार्ट हो, जो भूखे स्टूडेंट्स की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि एआई को इंसाफ की भूख नहीं लगती, इंसान को लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जो जो कुछ भी आज सुबह हुआ और पिछले 20 दिन से हो रहा था जंतर मंतर में, उससे ये सबक जरूर सीखना चाहिए। मेरी मेरी ये जी। समझ है, मेरी ये प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब देखते हैं कि आने वाले दिन में अभिजीत दीपके और जो है सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है। सरकार झुक रही है, नहीं झुक रही है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, इस पर हम लगातार बने रहेंगे, देखते रहेंगे और आपको भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।